मेरे को रूल्स पता है, इसलिए अभी आप मुझे रूल्स समझाने मत बैठ जाना। जी हाँ, ये शब्द केबीसी में आए उसी 10 वर्षीय बालक के बारे में है जिसका नाम इशित भट्ट था और बीते हफ्ते वो भयंकर ट्रोलिंग का शिकार हो रहा है। लोग उसे संस्कार विहीन बच्चा, बदतमीज बच्चा, नई पीढ़ी की हकीकत, बेल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इन शब्दों से कमेंट सेक्शन को सुसज्जित कर पब्लिकली बुरी तरह से ह्यूमिलिएट कर रहे थे। नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं प्रीति आनंद और जॉस का ज्ञान में ज्ञान की बात में आज हम बात करेंगे श्री अमिताभ बच्चन जी द्वारा होस्टेड क्विज गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 17 में आए महज 10 वर्षीय बालक के बारे में जिसका नाम इशित भट्ट है। और बातें ये होंगी कि क्या ये बच्चे की गलती है या उसके परवरिश की या पूरे मीडिया संस्कृति की। हम सबने अपने जीवन काल में न जाने कितनी ही बार ऐसे स्टूपिड सी हरकत की है जिसे सोचकर भी हमें एम्बैरेसमेंट सा फील हो जाता है। बड़े होकर खुद से भी उन किस्सों को याद नहीं करना चाहते हैं। इस बच्चे के साथ फ़र्क बस इतना है कि इसकी ये 10 साल में किए गए व्यवहार को पूरी दुनिया ने देखा और जजमेंट्स पास किए। 10 साल का ये बच्चा जब 20 साल का होगा तो क्या ये सारे ट्रॉमेटिक मेमोरीज इसके जहन से निकल जाएंगे? उसके मनोविज्ञान, आत्मविश्वास और पर्सनालिटी बिल्डिंग पर क्या असर पड़ेगा? एक सबसे बड़ा प्रश्न तो सीरियल्स के मेकर्स और उनके प्रोड्यूसर्स पर भी उठता है। एडिटिंग टेबल पर इस रिकॉर्डेड हिस्से को डिफरेंटली स्क्रिप्ट कर प्रस्तुत किया जा सकता था, परंतु चैनल ने ह्यूमन ब्रेन साइकोलॉजी को पहचानते हुए वायरल कंटेंट की खुशबू को भांप लिया और टीआरपी की लालच में इसे प्रसारित कर दिया और इस तरह ये खेल इंटरटेनमेंट का नहीं बच्चे के बचपन के एक्सप्लॉयटेशन का बन गया। चलिए जानते हैं, समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन था और बच्चा उस दिन अपनी क्विकेस्ट और करेक्ट रिस्पॉन्स की वजह से जीत जाता है। जीतकर वो हॉट सीट पर आकर बैठता है। बालक हॉट सीट पर आ तो जाता है पर उसका मेंटल स्टेट अभी भी इनर्शिया में ही है। फिजिक्स में आपने एक टर्म सुना होगा, इनर्शिया। An object at rest will remain at rest and an object in motion will continue its motion until unless an external force acts on it। बच्चे की कही हुई बातों पर पब्लिक जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसती है और तालियां बजाती है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर डोपामिन की डबल डोज हो जाती है। प्लॉडिट्स और एप्रिसिएशन बच्चे के लिए रिवार्ड का काम करते हैं। इसके बाद बच्चे का बिहेवियर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगता है और फिर जब सवालों का सिलसिला आगे बढ़ता है तो बच्चा आंसर्स देने के साथ साथ अपने स्पीड को भी हाईलाइट कर कहता है कि देखो मैं कितना फास्ट हूँ, मैं बिना ऑप्शंस के ही आंसर कर रहा हूँ। स्पीड को इस बच्चे ने अपने पर्सोना के साथ जोड़ लिया है और जब से ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट को जीता इसे लगने लगा कि स्पीड इसकी पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट अंग है। जैसे जैसे इसके जवाब सही होते जा रहे थे इसे फर्दर डोपामिन की डोज मिलते जा रही थी। बच्चे का ब्रेन हाइपर अरोजल की स्टेट में पहुंच जाता है। एंकरिंग बायस का नतीजा था कि वो जितनी ही जल्दी सेलेक्ट होकर हॉट सीट पर आता है उतनी ही जल्दी एक गलत जवाब देकर घर वापसी करता है। एंकरिंग बायस का मतलब है कि दिमाग के एक खूंटे का उस फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में जाकर फंस जाना जो कि पहले हुई है और यहाँ पहली घटना है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में तेजी से जीत जाना। उस एक क्विक विन की वजह से वो इम्पेशेंट हुआ जा रहा है, उतावला हुआ जा रहा है। उसको ऐसा इल्यूज़न हो गया है कि वो इनविंसिबल है या अजेय है। उसे लगने लगा कि स्पीड का मतलब ही सफलता है। उसे किसी ने समझाया ही नहीं कि सफलता केवल स्पीड पर निर्भर नहीं करती बल्कि सटीकता, एक्यूरेसी और सोच विचार पर भी निर्भर करती है। इस बालक की पहले की जो आउटस्टैंडिंग जीत हॉट सीट पर उसके लिए स्टिमुलस का काम करती है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट नाम की एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट, इस कंडीशन में यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी काम करता है जो कहता है कि किसी व्यक्ति की योग्यता कम होती है तो उसका आत्मविश्वास अधिक हो जाता है।
मतलब जब योग्यता कम है तो उसकी आत्मविश्वास बढ़ जाती है, और जब उसकी एबिलिटी योग्यता मध्यम स्तर पर आती है तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है। लेकिन जब व्यक्ति प्रो स्तर पर पहुंच जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ जाता है। और उसके बाद जब ये सारी वीडियो क्लिप्स वायरल होती हैं तो ऑडियंसेस के ब्रेन की मोरल पैनिक नाम की साइकोलॉजिकल थ्योरी कार्यरत हो जाती है। इंस्टेंट आउटरीच कल्चर पर ये भी एक थ्योरी है जिसके तहत लोग तुरंत ही बच्चे को सोशल मीडिया पर अपनी अपनी बातें कहने लगते हैं, उसे ट्रोल करने लगते हैं। सिक्स पॉकेट सिंड्रोम नामक इस कॉन्सेप्ट को भी बच्चे के ऐसे बिहेवियर का रीज़न बताया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है। सिक्स पॉकेट सिंड्रोम यानी कि एक बालक जिसके आउटफिट में 6 पॉकेट्स हैं और वो इस सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं। एक पॉकेट भरने का काम उसके पिताजी का होता है, तो दूसरा दादाजी का, तो तीसरा नानी माँ का, तो चौथा उसकी मम्मा का, तो पांचवा दादी माँ का और छठा नाना जी का। ऐसे ही बच्चे के 6 के 6 पॉकेट्स भरे होते हैं, क्योंकि उन 6 लोगों के पास इस बच्चे के पॉकेट्स के अलावा कोई और पॉकेट नहीं होता जिसमें वो कुछ भर सकें। ये कहानी की शुरुआत होती है 1979 से, जब चाइना की सरकार ने सख्त नियम बनाया था, हर घर में सिर्फ एक बच्चा, 1 चाइल्ड पॉलिसी। कहानी के कुछ हिस्से अमेरिका की हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नामक कॉन्सेप्ट की तरफ भी अपना रुख करते हैं, और हमारे प्यारे भारत में कहते हैं कि आज इन्हीं दोनों का हाइब्रिड मॉडल जीवंत है, और परिणाम स्वरूप उन्हें मिल रहा है ओवर प्रोटेक्शन, ओवर लव और ओवर इंडल्जेंस। ओवर पेरेंटिंग और इमोशनल फ्रेजिलिटी को ही कारण बताया जा रहा है कि बच्चे के जीवन में ठोकरों को खाने की शक्ति वो खोते जा रहे हैं। स्नोफ्लेक जनरेशन कहा जाने लगा है उन्हें, जहाँ थोड़ी सी गर्मी पड़ी वहीं तुरंत पिघल गए। ये जनरेशन ज़्यादातर भावनात्मक रूप से बहुत ही संवेदनशील है, लेकिन सहनशील बिल्कुल भी नहीं। ये कम धैर्यवान होते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इमोशनली मैच्योर होने से पहले ही इन्हें कहीं ना कहीं पूरी तरह से सोशल एक्सपोजर मिलता जा रहा है, और सोशल एक्सपोजर में भी बर्ताव कैसे करना है ये मार्गदर्शन इन्हें कोई दे ही नहीं रहा। केबीसी का ये एपिसोड एक चेतावनी है। किसके लिए? तो समाज के लिए, पेरेंटिंग के लिए और सोशल मीडिया एथिक्स के लिए। बच्चे के पास केवल संसाधन नहीं, संस्कार भी होना चाहिए, प्यार भी होना चाहिए लेकिन सीमाओं के साथ होना चाहिए, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए लेकिन जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए, और ना सुनने की ताकत तो बच्चे में ज़रूर से ज़रूर डालनी चाहिए। तब हम एक ऐसी जनरेशन बना पाएंगे जो सिर्फ भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं, नैतिक रूप से भी मजबूत होगी। मेरा अनुरोध है कि अगर आप किसी भी बच्चे को आगे से ऐसे असंवेदनशील व्यवहार करते देखें तो उस पर तुरंत दोषारोपण न करें। बच्चे को थोड़ा समझें, थोड़ा प्यार की दृष्टि से देखें। हमारे बच्चे सिर्फ समाज का दर्पण नहीं, बच्चे समाज की एक खूबसूरत संरचना है, एक बहुत सी प्यारी सी रचना है।